नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगण, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि लगातार हम अपनी प्रश्न सीरीज भार्गव अस्त्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसी भार्गव अस्त्र सीरीज में हमने 3 पोर्शन कवर कर लिए हैं। अब चौथा पोर्शन मैं आपके सामने लाया हूं, चौथा पार्ट इसका मैं आपके सामने लाया हूं। इस फोर्थ पार्ट के अंदर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, पूर्वकालीन परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सभी को हम कवर करते हैं। मैं आपके सामने टॉपिक वाइज लेकर के आता हूं ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस पैटर्न पर। अब तक जो पैटर्न तय किया गया है एसएससी का, सभी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर मैं आपको करवाता हूं। प्यारे मित्रगणों, जितने भी मेरे साथीगण, जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स जुड़ते हैं इस चैनल से, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो लगातार इस चैनल को शेयर करते रहें। वो सारे इस चैनल को इतना शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेज पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, सभी इसका लुत्फ उठा सके। ये सारी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क रहती हैं। प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लाया हूं जिसको मैं डिस्कस करूंगा और वो किस प्रकार से क्लासेस रहेंगी वो सारी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर दी जाएं या नहीं? आप सभी क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना लाइव के लिए कितने रेडी हो और कितने नहीं। अगर लाइव शुरू करवानी है तो फिर लाइव क्लासेज आपकी चला करेंगी। क्वेश्चन सीरीज की लगातार मैं लाइव क्लासेज आपकी लेता रहूंगा। प्यारे मित्रगणों, दूसरा, हर शनिवार को मैं करंट अफेयर्स आपकी कवर करवाऊंगा। जितनी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं वो मैं एवरी सैटरडे लेकर के आऊंगा आपके सामने, और किस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। सीजीएल मेंस से पहले पहले मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वो सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ही होगा, इतना हाई होगा कि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेंड करके आओगे। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और आप इन्हीं से अनुमान लगा सकते हो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हम लगातार आपके सामने क्वेश्चन सीरीज लेकर के आते रहेंगे और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहना। प्यारे मित्रगणों, आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा उसको हम देखते हैं। प्यारे मित्रगणों, आपके सामने मैं कुछ चीजें बता रहा था, जैसे कि मैंने कहा आपको कि एवरी सैटरडे मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर के आऊंगा। सीए यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आऊंगा। इस करंट अफेयर्स में आपकी 1 साल की करंट अफेयर्स में कवर करवाऊंगा। 1 साल की जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करवाऊंगा, प्लस कुछ इंपोर्टेंट्स अगर मैं बात करूं ईयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की करंट अफेयर्स, जैसे कि सीजीएल प्री के अंदर कुछ पहले की करंट अफेयर्स पूछी गई थी, कुछ महत्वपूर्ण सालों की करंट अफेयर्स पूछी गई थी। तो वो कुछ महत्वपूर्ण सालों की कंप्लीट नहीं करवाऊंगा मैं, इसमें वो बैकवर्ड ईयर्स की क्लासेज कंप्लीट नहीं लूंगा आपकी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य पिछले 5 सालों में क्या हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स जो सरकार के द्वारा लाई गई हैं पिछले 5 सालों में कौन सी थी वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स प्लानिंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट्स डे क्या है हमारे देश में वो मैं आपको करवाऊंगा। एक प्रकार से स्टैटिक पोर्शन जो बन जाता है आपका, वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसमें मैं आपको स्टैटिक पोर्शन का नाम दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक्स भी बन जाती है, वो करंट नहीं रहती। करंट का मतलब जो हालिया मुद्दा होता है, लेकिन जो बीत जाता है उसको स्टैटिक्स बोलते हैं, बशर्ते
सीजीएल में उसको करंट का नाम देकर के पूछा गया था, जबकि करंट अफेयर्स में आपको 1 साल की कवर करवाऊंगा। ठीक है प्यारे मित्रगणों, तो आपको धैर्य से उन सभी क्लासेस को देखना है। और ये कब करवाऊंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एवरी सैटरडे प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर्स की क्लास करवाऊंगा। दूसरी चीज, आप मेरे को लाइव के बारे में बता देना कि लाइव आना है या नहीं आना। ठीक, कब आना है और कितने बजे आना है, आप मेरे को टाइमिंग बताओगे अपने हिसाब से। टाइमिंग क्या रहेगी वो आप लोग डिस्कस करोगे कि सर इस टाइम पे हम अवेलेबल रहेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको लाइव करवाऊंगा। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको करवाऊंगा इस करंट अफेयर्स के साथ साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या ज्योग्राफिकल हो या पॉलिटिकल हो, वो सभी फैक्ट्स मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत कम क्लासेस में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अपनी क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में आपके क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उन सभी पे हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, तो प्यारे मित्रगणों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जो पूछा गया है आपका, पटगल में जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। एक पटगल जगह है, उसमें जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था। इन विच डायनेस्टी was the Jain temples at पटगल कंस्ट्रक्टेड, किसके द्वारा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2/5/2023, 2 तारीख मई का महीना 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आफ्टरनून की शिफ्ट में। तो किसके द्वारा करवाया गया, चालुक्यों के द्वारा, चोल के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा, होयसैल के द्वारा। तो प्यारे मित्रगणों, जब भी पटगल की बात आती है तो इसमें राष्ट्रकूटों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पटगल में राष्ट्रकूटों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पटगल में जितने भी जैन मंदिर हैं वो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित हैं। अब ये पटगल में नवलिंगी मंदिर हैं। ये पटगल में क्या है, नवलिंगी मंदिर हैं। और इन नवलिंगी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, चालुक्यों ने, सॉरी, राष्ट्रकूटों ने करवाया। यह आपको याद रखने, नवलिंग मंदिर का निर्माण, ये आपको याद रखने। एक मंदिर है यहीं पे, कैलाश मंदिर, यहीं पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर। और दोस्तों, जो कैलाश मंदिर है उसकी खास बात भी मैं आपको बताऊंगा। एक मंदिर है कैलाश मंदिर, ये एलोरा में है। कहां है, एलोरा में। इस मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और कैलाश मंदिर की खास बात बता देता हूं, ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया मंदिर है। ये जो कैलाश मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया मंदिर है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेकर के चलना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेकर के चलना। अब एक ऑप्शन दिया गया है चालुक्य। चालुक्यों ने दुर्गा मंदिर बनवाया था भाई। कौन सा, दुर्गा मंदिर। इसके अलावा इन्होंने रावण की फाड़ी गुफा, एक गुफा है जिसका नाम है रावण की फाड़ी गुफा, या रावण फाड़ी गुफा, याद रखो इसको, रावण फाड़ी गुफा। ठीक, यह भी चालुक्यों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रसिद्ध मंदिर का आपने नाम सुना होगा,
सोमनाथ। उस सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था। सोमनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको मोहम्मद गजनवी के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और बहुत प्रसिद्ध आक्रमण था भाई, बहुत प्रसिद्ध आक्रमण था। एक और है चालुक्यों का लाड खान मंदिर, एक और है जो मैं यहां लिख देता हूं, लाड खान मंदिर, खान मंदिर, यह भी चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। अब प्यारे मित्रगणों, चालुक्यों के द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उन सब का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। जब भी आपसे पूछ ले चालुक्यों द्वारा बनाए गए मंदिरों का निर्माण किस अभिलेख में मिलता है, तो वो ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, उसी के टाइम में इस अभिलेख का जिक्र मिलता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, उससे पहले सॉरी, एक चोल के द्वारा भी बनवाया गया मंदिर था, चोलों के द्वारा भी बनवाया गया। तो चोल साम्राज्य में आपको बृहदेश्वर मंदिर याद रखना है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, यह बहुत प्रसिद्ध है। एक राज राजेश्वर मंदिर भी है, राज राजेश्वर मंदिर, यह भी चोल के टाइम पे ही बनाया गया था। चोलों के टाइम पे ये मंदिर बनवाए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि बालासुरमणे मंदिर है, बालासुरमणे भी चोलों के टाइम पे बनवाया गया मंदिर था। तो ये सारे चोल साम्राज्य के टाइम पे बनवाए गए थे। इसके अलावा दुर्गा मंदिर, रावणफाड़ी गुफा, सोमनाथ मंदिर, लाड खान मंदिर, ये चालुक्यों के द्वारा बनाए गए, इनका जिक्र ऐहोल अभिलेख में मिलता है। राष्ट्रकूटों के द्वारा नवलिंगी मंदिर और कैलाश मंदिर बनवाया गया था। ये कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो मंदिर है ये एक ही पत्थर से निर्मित है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, पहले कौन थे और अंतिम कौन थे, उनके बारे में हमें जिक्र करना है। हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स? जैनों के आखिरी तीर्थंकर कौन थे, जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो आप हमेशा इसके बारे में जब भी सोचते हो, ये क्वेश्चन भी भैया एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसलिए मैं लिखता हूं ताकि आपको याद रहे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो वो है वृद्धमान महावीर। कौन है? वृद्धमान महावीर। ये जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा 8वें नंबर के तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभा कितने नंबर के थे? 8वें नंबर के। पद्म प्रभा 6th नंबर के थे। पद्म प्रभा कितने नंबर के थे? 6th नंबर के थे। इनके 23वें तीर्थंकर के बारे में जरूर पूछा जाता है। 23वें, तो 23वें नंबर पे कौन है? तो पार्श्वनाथ जी का आपने नाम सुना होगा। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी जो थे वो इनके 23वें तीर्थंकर थे, जैन समुदाय के 23वें तीर्थंकर। और ये जो तीर्थंकर थे एक प्रकार से इनके गुरु बोले जाते हैं। एक प्रकार से इनके क्या बोले जाते हैं? गुरु बोले जाते हैं। ये आपको याद रखने। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखी थी? Who among the following wrote the biography of Buddha? बुद्ध चरित्र, किसने बुद्ध की जीवनी लिखी थी? बुद्ध की जीवनी का जिक्र पूछा गया है आपसे। तो बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? असव घोष के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, असव घोष के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा या चरक के द्वारा? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं बुद्ध की जीवनी, तो बुद्ध की जीवनी असव घोष के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक। वसुमित्र की अगर मैं बात करता हूं तो वसुमित्र ने महाविभास, एक पुस्तक है महाविभास, ये वसुमित्र के द्वारा लिखी गई थी।
चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। ठीक। और असव घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, असव घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई थी, जो बुद्ध के चरित्र का वर्णन करती है। बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो बुद्ध थे उनकी अगर कहानी पूछी जाए आपसे कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ था, ज्ञान प्राप्त, तो बोध गया से। कहां से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया, बिहार में एक जगह है बोध गया। ठीक, यहां से ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है। एक इसका शरीर त्यागना, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, शरीर का त्याग करना, कहां इनकी मृत्यु हुई थी? कहां इनकी मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483। ठीक, बीसी, बीसी जरूर लिखना क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात थी, ये ईसा पूर्व की बात थी। ये चीजें जरूर याद रखनी है बुद्ध से रिलेटेड, और बुद्ध से रिलेटेड इन चीजों के बारे में जरूर आपसे पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और ये बुद्ध चरित्र असव घोष के द्वारा लिखी गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसमें एक नाम हो और है भाई नागार्जुन, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी मूल मध्यमक कारिका। वैसे तो बहुत कम पूछी जाती है मूल मध्यमक कारिका, बट फिर भी आपको याद रख लेनी है। इन चारों किताबों के राइटर कौन है, जो मैंने आपके सामने चार ऑप्शन है उनमें से दिखा दिए हैं। इसके बाद साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद अगला प्रश्न, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट स्तूप फ्रॉम द बुद्धिस्ट पीरियड? यह भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा स्तूप सबसे पुराना है? तो दोस्तों सबसे पुराना स्तूप जो भी है वो सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप सबसे पुराना है। और आपको पता है इस स्तूप की खास बात क्या है? इस स्तूप को बनवाया था सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। जो सम्राट अशोक था वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य का शासक था सम्राट अशोक। और खास बात बता देता हूं, इस स्तूप को 1989 में 1989 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल कर लिया गया था 1989 में, 1989 में शामिल कर लिया गया था। मौर्यकालीन स्तूप, सांची का स्तूप सबसे पुराना स्तूप माना गया है बौद्ध धर्म का, यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक स्तूप है धामेक, धामेक स्तूप सारनाथ में है। कहां है? सारनाथ में। और इसी सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। ये जो केसरिया स्तूप है ये चंपारण में है। कहां है? चंपारण में। चंपारण बिहार में पड़ता है। चंपारण में है केसरिया स्तूप। महाबोधि स्तूप मध्य प्रदेश में। कहां है भाई? एमपी में है
महाबोधि स्तूप। ये बात आपको याद रखनी, ये चारों स्तूप आपको याद रखने होंगे। कहाँ है ये चारों स्तूप? स्तूप तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सॉरी भाई, क्षमा चाहूंगा, महाबोधि स्तूप मध्य प्रदेश में नहीं है, गया में है। महाबोधि स्तूप गया में है, ठीक। गया, गया और चंपारण दोनों कहां पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं, ठीक। ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। ये जो स्तूप है ये इन इन जगहों पर लोकेटेड है। उसके बाद अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। तो 8वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाला शैलेंद्र राजा किस धर्म का अनुयायी था? तो भैया 8वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाला शैलेंद्र राजा किस धर्म को मानता था? इन द 8th century which religion was followed by the Shailendra king who established his empire in Southeast Asia? तो भाई वो बुद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बुद्ध को, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला था वो, ठीक। और ये जो बंदा था ये इंडोनेशिया का था। कहां का था? शैलेंद्रा इंडोनेशिया का। ये भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया का था और इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसने बुद्ध धर्म को फॉलो करना उचित समझा था क्योंकि ये बुद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और बुद्ध धर्म को अपना लिया था भाई इसने, ठीक। और इसने एक चीज और भी करवाई थी, बोरोबुदुर मंदिर। इसने एक मंदिर बनवाया था, बोरोबुदुर मंदिर। और आपको बता देता हूं ये बोरोबुदुर मंदिर महायान शाखा के लिए बनवाया गया था। महायान, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। उस महायान शाखा के लिए बोरोबुदुर मंदिर इसी शैलेंद्रा ने बनवाया था, शैलेंद्रा राजा ने बनवाया था, जो कि इंडोनेशिया का रहने वाला था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणी बनी थी वो पहली महिला थी गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी थी। वहीं अगर मैं बात करूं, एक नाम और दे रखा है इसी के नीचे, संघमिता। संघमिता अशोक की बेटी थी। मैं आपको बता देता हूं, सम्राट अशोक की बेटी थी, सबसे बड़ी। सम्राट अशोक की सबसे बड़ी बेटी थी ये। संघमिता जो कि बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, ठीक। सम्राट अशोक की सबसे बड़ी बेटी थी, ये भी क्या बनी थी? बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। वहीं एक नाम है सुजाता। सुजाता की अगर मैं बात करता हूं तो सुजाता ने बौद्ध को खीर का कटोरा दिया था। खीर का कटोरा। आप सोचते होगे कैसे कैसे प्रश्न है, खीर का कटोरा ये भी पूछेगा क्या? खीर के कटोरे के अलावा चावल और दूध का हलवा भी खिलाया था। ये कैसा हलवा बनता है भाई, हमने आज तक खाया नहीं, बट वहां पर खिलाया गया था, हलवा खिलाया था सुजाता ने, ठीक। ये बात आपसे पूछेगा 101%, ये याद रखना। दूसरी बात, इन सब चीजों के कारण इसकी 6 वर्ष की तपस्या सफल हो गई थी, ऐसा माना जाता है। 6 वर्ष की तपस्या सफल कर ली थी इसने, इसलिए इसे कहा जाता है, ठीक। एक नाम है धम्मानद भिक्षुणी। धम्मानद भिक्षुणी जो है ये थाईलैंड की थी, थाईलैंड, ठीक। और थाईलैंड की थेरावाडीन, थेरावाडीन पूर्ण भिक्षुणी मानी जाती है।
थेरावाडीन पूर्ण भिक्षुणी नियुक्त थी। ये थाईलैंड की पहली पूर्ण भिक्षुणी जो नियुक्त हुई थी थाईलैंड में, वो धम्ममानद भिक्षुणी थी। ठीक, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी बनी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन कुषाण शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? बौद्ध संगति, संगीत गलती से टाइप हो रखा है भाई, संगति आएगा भाई, यहां पे संगति लिखोगे, बौद्ध संगति। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी यहां पर किया गया था। ठीक है, अरे क्या हो गया? चलिए, न्यूज खुल गई थी भैया आपके लिए। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कौन से कुषाण शासक थे? तो भैया वो थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कनिष्क के टाइम पे 72 एडी में, 72 ईस्वी में बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी, फोर्थ नंबर की, वो हुई थी किनके टाइम पे भाई? कनिष्क के टाइम पे। यानी कि मैं यहां पर लिखा गया है, इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं। विच कुषाण रूलर इज नोन एज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड आल्सो ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के टाइम पे हुआ था। ठीक, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, चारों की ट्रिक बता देता हूं आपको। एक ट्रिक है जो याद रख लेना, राजा वैशाली को पटाने कुंडल वन पहुंचे, कुंडल वन पहुंचे। ये ट्रिक याद रखना, राजा वैशाली को पटाने कुंडल वन पहुंचे। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति है उसके बारे में चर्चा करने से पहले की मैं बात करूंगा। फर्स्ट जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, राजगृह में। ठीक, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, और किसके टाइम पे हुई थी उसकी हम बात करते हैं। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। कितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं? 4। और 4 बौद्ध संगतियां, पहली राजगृह में, अच्छा दूसरी सेकंड वैशाली में, ठीक, थर्ड पाटलिपुत्र में, पटना जिसे हम कहते हैं, पटाने से पाटलिपुत्र याद रखना। ठीक, पाटलिपुत्र। फोर्थ कुंडलवन में, जो मैंने आपको बता दिया। कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में, यहां से हमारी चर्चा शुरू करते हैं। कश्मीर में फोर्थ, जो 72 ईस्वी में कश्मीर में हुई थी। आपको बता देता हूं इसकी अध्यक्षता जिसने करी थी वो कौन था। तो इसकी अध्यक्षता करने वाला बंदा वसुमित्र और असव घोष था। जो फोर्थ बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र और असव घोष ने की थी। जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको लिखते हुए चलना है। फोर्थ की घोषणा असव घोष ने करी थी भाई, सॉरी अध्यक्षता। फिर उसके बाद पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में, मैंने जो आपको बताई है, उसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी जो वैशाली में हुई, पहली जो हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। दूसरी शुभकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी।
कालाशोक के टाइम पे हुई थी और शिशुनाग वंश का वो शासक था। तीसरी मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा अध्यक्षता में की गई थी और अशोक के टाइम पे हुई थी। अशोक जो कि मौर्य कालीन शासक था। तीसरी हुई कहां? तो भैया वो पाटलिपुत्र में। पहली हुई कहां? राजगृह में। दूसरी हुई कहां? वैशाली में। पहली के टाइम पे अजातशत्रु हर्यक वंश का महाकश्यप ने अध्यक्षता की। दूसरी के टाइम पे कालाशोक शिशुनाग वंश का शुभकामी ने इसकी अध्यक्षता की। तीसरी सम्राट अशोक के टाइम पे मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसकी अध्यक्षता की। फोर्थ कनिष्क के टाइम पे कुषाण वंश का शासक कुंडलवन कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशव घोष के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म? तो कौन सी संरचना? स्तूप एक ऐसी संरचना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी संरचना है भाई? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो स्तूप होते हैं ना, यह बुद्ध के जो समाधि स्थल होती है, बुद्ध के समाधि स्थल, उसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह भी याद रखना आपको। स्तूप जो है, मैं लिख देता हूं यहां पे, बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। करते हैं भाई, उसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको याद रखना है, जो स्तूप होते हैं वो। ठीक। और बहुत बार पूछे जाते हैं, और बहुत सारे स्तूप हैं, चाहे वो धार्मिक स्तूप हो, चाहे वो सांची का स्तूप हो, वो सब स्तूप बौद्धों की संरचना से संबंधित हैं। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु, ध्यान से सुनना, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? जो बौद्ध भिक्षु संघ में रहते हैं उनके बनाए गए नियम जो हैं वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो संघ में जो बौद्ध भिक्षु रहेंगे उनके ग्रंथ जो हैं वो विनय पिटक में मिलेंगे। उनके जो नियम है वो किस में मिलेंगे? विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, विनय पिटक। ठीक, यह बात आपको याद रखनी। विनय पिटक जो ग्रंथ था वो पाली भाषा में लिखा गया था। विनय पिटक जो ग्रंथ है वो किस में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। और इसका संकलन किसने किया था यह भी मैं बता देता हूं। इनका संकलन जो है वो उपाली ने किया था। उपाली ने उपाली ने संकलन किया था। और खास बात एक और बता देता हूं, ये जो पिटक हैं इनके अंदर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण के लिए नियम जो थे उनका जिक्र इसमें किया जाता है। उनके आचरण और रहने का जो जिक्र है, जो उनके नियम है, वो इनमें जिक्र किए जाते हैं। जो उनका मठवासी जीवन था ना, उसके लिए वर्णित है। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के निवास के लिए कौन सा स्थान है? इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर which is a meditation hall and traveling place for monks? उनके लिए कौन सा स्थान नियुक्त किया गया था? एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा स्थान? विहार, चैत्य गृह, पिटक गृह, स्तूप। तो विहार। क्या था भाई? विहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, विहार, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था भाई। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था विहार। और ये जो विहार है ना, ये तब यूज किए जाते थे जो बारिश के मौसम में भिक्षु घूमते थे, बरसात के मौसम में घूमते थे, वो विहार कहलाते थे। और इन विहारों का प्रमुख एग्जाम्पल है
अजंता, जिनका प्रयोग बौद्ध भिक्षु करते थे। एलोरा, एलोरा का भी प्रयोग करते थे। ये विहार के रूप में जाने जाते थे। ये किसके रूप में जाने जाते थे? विहार के रूप में जाने जाते थे। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे हैं। नासिक में कन्हेरी है, बाग है, कारले है, ये सब जाने जाते थे, बट अजंता एलोरा सबसे प्रमुख उदाहरण इसका लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान से सुनना। बुद्धा मेडिटेटेड अंडर ए पीपल ट्री इन filling the blanks for several days where he attained enlightenment। कहां उसको महाज्ञान प्राप्ति हुई? तो बोध गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जगह मैं यहां लिख रहा हूं। बोध से संबंधित महत्वपूर्ण जगह, जैसे कि उसके जन्म से संबंधित पूछा जाता है लुम्बिनी। कौन सा? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है, इसमें उसका जन्म हुआ था 563 में। ठीक, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, ये तो याद रख लेना। 35 वर्ष की उम्र में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक मृत्यु से संबंधित पूछा जाता है तो कुशीनगर, मृत्यु हुई थी 483 में। आप सोच रहे हो सर 563 में जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों? तो भैया बीसी में चलते थे, उल्टे चलते थे भैया। जो बिफोर क्राइस्ट जो होता था, जो ईसा पूर्व होता था, वो विपरीत चलता था। इसके अलावा इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसने एक पहला उपदेश भी दिया था भाई। कहां दिया था पहला उपदेश? तो वो भी आपको याद रखना है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपको बता देता हूं, पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक, और मृत्यु वाला खास स्थान इसका याद रखना है भैया आपको। मृत्यु वाला खास स्थान आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद अच्छा, इसके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन, इसका पहला उपदेश माना गया है। यह भी याद रखना है भैया आपको। ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन जब इसने अपने 5 सदस्यों को दिया था, जब इसने अपने 5 सदस्यों को दिया था, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला। और इसका जो सिंबल होता था वो पहिया होता था। इसका सिंबल पहिया होता था। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए भाई, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता था? जब बौद्ध स्तूप होते थे, उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भक्त पैदल जाते थे, उस मार्ग को क्या कहा जाता था? तो उस मार्ग को कहा जाता था मेधी। ये ऑप्शन में वेदिका गलत लिखा हुआ है, मेधी आएगा भाई, मेधी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेधी आएगा। ठीक, मेधी, मेधी इसका राइट आंसर होगा, मेधी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन दिया गया है तोरण। जो तोरण होता था, जो प्रवेश द्वार सजाया जाता था, उसके साथ में एक दीवार होती थी। अंडा, एक अंडाकार गोल अर्धवृत्त होता था, गोलार्ध टीला होता था, जिसे अंडा कहा जाता था। और छतर, एक छितरी होती थी, एक छतरी जिसे हम बोल सकते हैं जैसे गुंबद टाइप की एक चीज होती थी, गुंबद टाइप की, उसे छतरी कहा जाता था। ठीक, इसका आंसर मेधी होता था। जो पैदल मार्ग होता था उसे मेधी कहा जाता था। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? रामभर स्तूपा द साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा's लास्ट rites were performed is located in which state of India? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया वो है भारत के
उत्तर प्रदेश राज्य में। जो मैंने कुशीनगर जगह बार बार बताई है वहां स्थित है भैया। भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो मैंने कुशीनगर आपको बताया है वहां। ठीक, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, ये भी आपको याद रखनी। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसके शरीर त्यागने की प्रक्रिया महापरिनिर्वाण कही गई है, और मृत्यु जहां हुई, जहां शरीर त्याग दिया, वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में त्याग दिया था। महाबुद्धि स्तूप ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया में बनाया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the structure of Buddhist स्तूपा? कौन सा बुद्धि स्तूपा का एक पार्ट नहीं है? तो गोपुरम। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है, गोपुरम जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार होता था। दक्षिण भारत के मंदिर में प्रवेश द्वार होता था। प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते थे? गोपुरम बोलते थे। ठीक, हर्मिका जो है ना, वो एक पत्थरों की रेलिंग होती थी। जो पत्थरों की जो रेलिंग बनी होती थी ना, उसे हम हर्मिका बोलते थे। कुछ इस प्रकार से एक रेलिंग बनाई जाती थी पत्थरों की। ठीक, उसको हम क्या बोलते थे? हर्मिका बोलते थे। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? हर्मिका। अंडा, पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक गोलार्ध टीला होता था, छतर, जो एक गुंबद आकार छतरी होती थी, जिसे छतर कहा जाता था। ये हिंदू मंदिरों में प्रचलित हुआ करता था, हिंदू और जैन मंदिरों में। जो शिव जी के मंदिर पे देखते हो ना, गुंबद आकार की चीज, छोटी सी जो आप देखते हो, वो उस प्रकार से। अगला प्रश्न, लायन कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से याद रखना, का निर्माण बुद्ध के खालिस्तान ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया। द लायन कैपिटल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ बुद्धाज फिलिंग द ब्लैंक्स। किस में बनाया गया? तो लायन कैपिटल सबसे पहली बात तो अशोक के टाइम पे बनी थी। किसके टाइम पे बनी थी लायन कैपिटल? अशोक के टाइम पे बनी थी। और लायन कैपिटल जो है वो बनाई गई थी बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट। इसके उपदेश के लिए बनाया गया था। पहला उपदेश इसने अपने 5 शिष्यों को दिया था, 5 शिष्यों को। और कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। ठीक, और आपको बता देता हूं, जो लायन कैपिटल है, उसी से सम्राट अशोक का जो हमारा चिन्ह है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वीरता का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, अशोक चक्र, वो लिया गया था भाई 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक, इसी जगह से, इसी से क्या लिया गया था? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। लायन कैपिटल से ही लिया गया था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक, 26 जनवरी 1950 को। और आपको बता देता हूं, इसी दिन भारत एक गणराज्य बना था, रिपब्लिक इंडिया बना था भारत इसी दिन। और इस राष्ट्रीय प्रतीक में, अशोक स्तंभ में, एशियाई शेर होते हैं। कितने? 4 एशियाई शेर होते हैं, 4 एशियाई शेर, जो वीरता का, साहस का, गर्व का प्रतीक माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए महाबोधि स्तूप बनाया गया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या बनाया गया था? महाबोधि स्तूप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बृहतु स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। बृहत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? द बृहत स्तूपा depicts जातक टेल्स एंड स्टोरीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इट लोकेटेड? तो भैया ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में। बिहार में कौन सा है वो मैंने आपको बता ही दिया था। बिहार में कौन सा है वो मैंने आपको बताया था। अच्छा, जो ये मध्य प्रदेश में है ये किसके शासन काल में बना था? किसके शासन काल में? तो ये बना था सुंग वंश के शासन काल में। सुंग वंश के शासन काल, ये सुंग वंश के शासन काल में बना था। पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया था, ठीक उसी के काल में। सॉरी, पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया था ये मैं नहीं कह सकता, बट सुंग वंश के शासन में हुआ था। पुष्यमित्र सुंग इस सुंग वंश का संस्थापक माना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सतना मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना, और जिला है मध्य प्रदेश का सतना, उसमें स्थित है भैया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? गौतम बुद्ध साक्य गण के नाम से जाने जाते थे। भाई इसका नाम साक्य मुनि, और अगर मैं बात करूं तथागत भी इसका नाम था, और सिद्धार्थ भी इसका नाम था। पिता इसके सुद्धोधन थे। एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे, ठीक। दूसरी क्या कहती है करेक्शन? तो गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया था। दोनों ही कथन सही हैं, ए एंड बी। तो लिखा हुआ है कहीं तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, दोनों करेक्ट हैं, ये आपको याद रखनी। चलिए अगला प्रश्न, चैत्यागिरी विहार, ध्यान से सुनना। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक खालिस्तान त्योहार है। तो ये बुद्ध धर्म के द्वारा बनाया जाता है। ये जो त्योहार है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? बुद्ध धर्म के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है आपको पता है? ये त्योहार क्यों बनाया जाता है आपको ये पता है? तो ये त्योहार, बुद्ध के दो शिष्य थे, साईपुत और मोगलाना। साईपुत और मोगलाना दो सदस्य थे, शिष्य। मैं लिख देता हूं, बुद्ध के दो शिष्य। एक शिष्य था साईपुत और एक शिष्य था मोगलाना। इनके अवशेषों को देखने के लिए, हजारों बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए या उनको आकर्षित करने के लिए ये त्योहार बनाया जाता है। ये जो चैत्यागिरी विहार त्योहार है ये बुद्धों के द्वारा बनाया जाता है, साईपुत और मोगलाना के अवशेष देखने के लिए, इनके अवशेषों को देखने के लिए, और हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को आकर्षित करने के लिए त्योहार बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इन विच लैंग्वेज वर द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे? तो भैया पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए, इनके डिस्कशन में पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी कर चुका हूं, तो ये यहां पे मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है?
विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ला, सारनाथ, अमरावती, सांची। कार्ला, सारनाथ, अमरावती और सांची। तो कौन सा है भाई, बताइए इन चारों में से। अच्छा, चारों जो है ये स्तूप, ये बुद्ध के मोस्ट इंपोर्टेंट स्तूप है। और इनमें से जो पहला उपदेश दिया था ना, वो उत्तर प्रदेश में ही दिया गया था अपने 5 शिष्यों को। तो वो सारनाथ है। कौन सा है? सारनाथ। ये आपको याद रखना है, सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सारनाथ जो स्तूप है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे? तो गंगा और वरुणा नदी। किस नदी के किनारे पूछा जा सकता है? तो ये गंगा और वरुणा, इन दोनों नदियों का जहां संगम होता है उस संगम पर स्थित है सारनाथ स्तंभ। गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित है सारनाथ स्तंभ। ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध ने 4 आर्यों सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश। At which of the following places did Lord Buddha give his first sermon on the four noble truth? 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया, लुम्बिनी, राजगीर, सारनाथ। पहले उपदेश का क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूं, पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश कहां दिया गया था? पहला उपदेश तो भैया आप जानते ही हो, सारनाथ में दिया गया था। कहां दिया गया था? सारनाथ में। ठीक, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा इसका। अच्छा, इसमें दुख का कारण बताएगा। दुख, संसार का दुख। समुद्र, समुद्र दुख का कारण। दुख, संसार का दुख। समुद्र, दुख का कारण। निरोध, दुख का निवारण, दुख का निवारण। और मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। इसने अष्टांगिक मार्ग भी दिखाया था उस दुख से बाहर निकलने के लिए। दुख, संसार का दुख बताया और दुख का कारण बताया जिसको समुद्र कहते हैं। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग भी बताया इसने कि किन मार्गों के द्वारा दुख का निवारण किया जा सकता है। निरोध और दुख के निवारण की भी चर्चा की है। 4 आर्य सत्य हैं। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं अगर आप नहीं याद रख सकते तो। एक बताया था इसने दुख, एक बताया था इसने समुद्र, एक बताया था इसने मार्ग और एक इसने बताया था निरोध। ये 4 आर्य सत्य हैं। संसार का दुख, दुख के कारण और दुख के निवारण के मार्ग, और निरोध, दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी। और अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगाधर कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? द गंगाधर आर्ट स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ विच यूरोपियन नेशन? तो भैया ये थी ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ग्रीस। जो ग्रीस देश था उसी से गंगाधर कला शैली प्रभावित थी। उसी से गंगाधर कला शैली क्या थी? प्रभावित थी, जिसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की थी। और पिछले कुछ क्वेश्चंस में, लास्ट क्लासेज में कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें बताया था मैंने गंगाधर स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। गंगाधर स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था। ठीक, वो ग्रीस देश से ली गई। इसमें ग्रे बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था और बौद्ध की छवियां पाई जाती थी। तो ये ग्रीस देश से संबंधित थी। तो ये क्वेश्चंस थे भैया आपके, जो आज की क्लास में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लेके आता रहूंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे टॉपिक वाइज। प्यारे मित्रगणों, मैंने बताया है आपको करंट अफेयर्स की क्लासेज जो है वो सैटरडे को मैं आपके लिया करूंगा। आप मेरे को लाइव के बारे में बता देना, लाइव आना है या अपलोडेड वीडियो ही ठीक है। प्लस
मैं आपको बता देता हूं, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। स्टैटिक्स पोर्शन जो करंट से ही लिए गए हैं इंपॉर्टेंट ईयर्स के। उसके अलावा मैं आपको जो चीज करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो बहुत कम क्लासेज में आप देखते हो, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कहानियां भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो प्यारे मित्रगणों, आप सभी हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी क्लासेज पहुंच सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लुत्फ उठा सके। ये आप सभी के लिए निशुल्क रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं आपको ये चीजें निशुल्क प्रोवाइड करवाऊंगा। आपका मार्गदर्शन करना मेरा फर्ज है और कर्तव्य है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा और बिल्कुल तहे दिल से, हृदय से मैं इसका निर्वहन करूंगा। आप सभी को बस पढ़ना है। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। आज की क्लास का समापन हम करते हैं, अपनी वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।